धातुओं के साथ अन्य धातु लवण क्या क्रिया करते हैं, ये उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यदि धातु जो कि बाहर है अधिक सक्रिय है और लवण में जो धातु है वो कम सक्रिय है, तो अधिक सक्रिय धातु लवण के जलीय विलयन में या पिघली अवस्था में से जो कम सक्रिय धातु है उसको प्रतिस्थापित कर देती है। ये आपने पहले अध्याय में ही पढ़ा हुआ है। ये प्रतिस्थापन क्रिया है। यहाँ से यहाँ पे हमने लिया कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में धातु क्या है, कॉपर है, और उसके साथ में हमने कौन सी ली धातु, आयरन। अब आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जब ये अधिक क्रियाशील है इसीलिए ये क्या करेगी कि वो इसको खो देगी कॉपर को, तो कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन इसमें जुड़ के फेरस सल्फेट बना लेगा। इसका जो नीला कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, जो अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण में से प्रतिस्थापित कर देती है। इसके उल्टा संभव नहीं है। यदि अधिक सक्रिय धातु का लवण है और कम सक्रिय धातु से क्रिया कराई जाए तो वो उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। जैसे आप इससे उल्टा करेंगे, हम फेरस सल्फेट और कॉपर की क्रिया करा दें तो ये क्रिया नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयरन अधिक सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है, इसलिए इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। अच्छा, जस्ता है, यदि जस्ता भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। ये जस्ता इसको कॉपर को खो देगा, कॉपर इधर मुक्त हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो हम इसके आधार पर इसी क्रिया को बेस बना करके सक्रियता की श्रेणी को तैयार किया गया है। कौन सी धातु किसको प्रतिस्थापित करेगी, तो इसमें जो सक्रियता श्रेणी हमने यहाँ पर बनी हुई है, जो बनाई गई है, उसमें जो ऊपर वाली धातु है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण में से प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। जैसे यहाँ आपने के क्रम है, सोडियम सबसे अधिक सक्रिय है, पोटेशियम। ये तो वैसे शुद्ध अवस्था में मिलती नहीं है। पोटेशियम के बाद है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम। आप कहें तो सोडियम द्वारा कैल्शियम के लवण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, कैल्शियम द्वारा मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। माने जो भी ऊपर हैं वो धातुएं लवण में से इसको प्रतिस्थापित कर सकती हैं। तो ये सक्रियता का क्रम है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को उसमें मानक अपचयन अभाव जीरो माना जाता है इसका, इसलिए इसको रखा गया है। जी बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। लेड के बाद कॉपर, मरकरी, एजी और एयू। एजी माने सिल्वर और एयू माने गोल्ड, माने चांदी भी बहुत कम क्रियाशील है और सोना भी बहुत कम क्रियाशील है। देखिए यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो सोने की कीमत ज़्यादा होती है, चांदी की कीमत थोड़ी कम होती है, कॉपर की और कम होती है। बता इसकी कीमत का क्या है? मेन रीज़न ये है कि जो सोना है इसको हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें ना तो जंग लगती है और ना ही इसमें किसी की क्रिया नहीं होती है, ना किसी अम्ल की क्रिया होती है, ना इसमें पानी से क्रिया होती है, तो ये कहीं ख़राब नहीं होता है, इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। मतलब यदि हम किसी से प्रभावित नहीं होते हैं और हम अपना काम करते हैं तो हमारी कीमत ज़्यादा रहेगी। उसको एक दार्शनिक पक्ष अपन मान सकते हैं। बाकी इनको हम उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। किनको कहते हैं उत्कृष्ट धातु? सोना और चांदी और प्लेटिनम एक और है, इसमें उसका नाम नहीं है क्योंकि शायद इसके गुणों का अध्ययन ज़्यादा नहीं किया गया है। जो प्लेटिनम होती है सफ़ेद रंग की, चांदी जैसी होती है। वर्तमान में इसकी भी बहुत आभूषण बनने लगे हैं। तो ये चांदी, सोना और ये प्लेटिनम है, ये उत्कृष्ट धातुओं में आती हैं और ये आभूषण बनाने के काम आती हैं। तो इनकी जो सक्रियता की श्रेणी है आप क्रम देख सकते हैं। ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय है और सोना सबसे कम सक्रिय है, और ये उनका क्रम है बढ़ते क्रम में। ऊपर की ओर जाएंगे अपन तो सक्रियता बढ़ती जाएगी, नीचे जाएंगे तो सक्रियता कम होती जाएगी। इसलिए हम इस पूरी श्रेणी को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं।